इंदौर में गुंडों पर पुलिस का कहर एक बार फिर टूट पड़ा है। इस बार पुलिस ने गुंडागर्दी, अवैध वसूली और पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले बदमाशों को ऐसा सबक सिखाया कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पुलिस उनका रोब खत्म करने के लिए ऐसा कुछ कर सकती है। पुलिस ने सरेराह उनकी पिटाई की, महिलाओं के पैर पकड़वाए तो कान पकड़कर माफी भी मंगवाई और साथ ही उनसे जगह जगह यह कहने पर भी मजबूर किया कि गुंडागर्दी नहीं करेंगे। यह तस्वीरें हैं इंदौर के चंदन नगर इलाके की, जहां 4 गुंडों टोनी, रोहित, चापा और जुबैर पर पुलिस का कहर टूट पड़ा। इलाके में पिछले काफी समय से आतंक का पर्याय बन चुके इन गुंडों की पुलिस ने तबीयत से खबर ली। अवैध वसूली, पुलिस पार्टी पर हमला करने जैसे आरोपों में ये सब शामिल रहे। इन बदमाशों का आतंक खत्म करने के लिए पुलिस इन्हें उन्हीं इलाकों में ले गई जहां इनका आतंक था। वहां जाकर बकायदा इनसे माफी मंगवाई गई, कान पकड़कर उठक बैठक लगाने के साथ ही यह भी कहने के लिए मजबूर किया कि आने वाले समय में गुंडागर्दी नहीं करेंगे और अवैध वसूली भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, गुंडागर्दी नहीं करेंगे। अरे बाहर तो बाहर गुंडागर्दी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, गुंडागर्दी नहीं करेंगे, गुंडागर्दी नहीं करेंगे। दरअसल इनमें से एक चापा तो 2012 से फरार था। अवैध हथियार बनाने में लिप्त चापा ने पुलिस पार्टी पर उस वक्त हमला किया था जब पुलिस छापामार कार्रवाई करने गई थी। इसके अलावा अन्य बदमाश भी इलाके में काफी कुख्यात है और इलाके में अवैध वसूली में लिप्त है। ऐसे में पुलिस ने उनका खौफ खत्म करने के लिए इलाके की महिलाओं के पांव भी पकड़वाए और कहा कि वह दोबारा गुंडागर्दी नहीं करेंगे। वही तो उसका भाई सागर अवैध रूप से डरा धमकाकर वसूली कर रहे हैं। एक तो प्रकरण ये है, दूसरा ये चापा जो है, चापा आकाश नगर में रहता है। 8/11/2012 को पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था जिसमें ASI राठौर घायल हुए थे। उस समय से उस केस में फरार चल रहा था। उसके बाद अभी परसों 2 दिन पहले इसने एक और आदमी को पैसे मांगने की बात मारा है। उसमें भी 327 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। क्षेत्र में दादागिरी करता है, आकाश नगर क्षेत्र में, ऋषि नगर में, प्रजापत नगर में, और लोगों से वसूली करता है। इसको मैं पिस्टल के पकड़ा है। ये आकाश उस 2 केसों में फरार है, तीसरा इसका ये केस है। चौथा जुबैर है जो कि पूर्व हमारा क्षेत्र का गुंडा है और ये एक प्रकरण में राजीनामा के लिए कल चाकू की नोक पर डरा धमका रहा था और क्षेत्र में अवैध वसूली करता है। इन चारों को पकड़ा गया है, इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। इंदौर पुलिस इन दिनों गुंडों का आतंक खत्म करने के लिए कुछ इसी तरह का तरीका अपना रही है। सरेराह पिटाई करने के अलावा उनसे उठक बैठक भी लगवाई जा रही है, जिस वजह से जहां उनका आतंक है वहीं जाकर उन्हें शर्मिंदगी हो और आतंक खत्म हो जाए। इस बार तो पुलिस ने एक कदम आगे बढ़कर उन्हें महिलाओं के चरणों में दंडवत भी होकर माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। यानी चोर अगर चोरी करना छोड़ भी देता है तो भी अपनी आदत से बाज नहीं आता। उत्तर प्रदेश के एक चोर के साथ ऐसा ही कुछ वाकया हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस से बचने के लिए इंदौर में डेरा डाला, लेकिन यहाँ अपने ही पड़ोसी के यहाँ चोरी की वारदात को अंजाम दिया और क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया। बदमाश कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ऐसी गलती कर जाता है जिससे पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है। अब जरा इन जनाब को ही देख लीजिए। लतीफ मोहम्मद नाम का यह शख्स चोर है। नेपाल से लगी उत्तर प्रदेश की सरहद के गांव में रहने वाला लतीफ कुख्यात बदमाश है। उत्तर प्रदेश पुलिस से बचने के लिए वह पिछले कुछ समय से पेंटर बनकर इंदौर के खजराना इलाके में छिपकर रह रहा था, लेकिन उसकी चोरी की आदत से बाज वह नहीं आया और खजराना में अपने पड़ोस में रहने वाले हारून के यहाँ चोरी की वारदात को उसने अंजाम दे दिया और पकड़ा गया। लतीफ से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने केवल अपने पड़ोसी के यहाँ चोरी नहीं की, बल्कि पेंटर की आड़ में वह इलाकों में कई जगहों पर हाथ साफ कर चुका है। जहाँ भी मौका मिलता था वह वहाँ अपने हाथ की सफाई दिखा देता था और छोटा या बड़ा जैसा भी माल मिले उसे चुरा लेता था। पुलिस को उसके पास से नकदी और चोरी के मोबाइल सहित कई सामग्री मिली है। पुलिस खजराना की मदद से कुछ लोगों की तलाश की जा रही थी। इसमें से एक आरोपी हमने पकड़ा है जिसका नाम है कि अब्दुल लतीफ, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पिछले 8 महीने से खजराना में रह रहा था। पुताई का काम करता है। तो उसकी
उसके जब पूछताछ की गई तो उसके पास से वो चोरी गए जो 3 मोबाइल थे और कैश बरामद हुआ है। उसके पास 3 और मोबाइल बरामद हुए हैं जो कि हो सकता है किसी अन्य घटना से संबंधित हो। यह आरोपी चूँकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला बाहरी चूँकि लतीफ सरहद से सटे इलाकों में रहता है, इस वजह से पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह किसी और इरादे से तो वहां से भागकर यहां नहीं आया है। इस बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क कर उसका रिकॉर्ड तलाशा जा रहा है। धोखाधड़ी के एक आरोपी की जमानत के बाद उससे पीड़ित लोगों का उसकी पत्नी से विवाद हो गया। मामला इतना बड़ा कि दोनों पक्ष भवरकुआ थाने शिकायत करने पहुंच गए। मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी की पत्नी की रिपोर्ट पर जान से मारने का प्रकरण दर्ज किया है। वहीं ठगाए लोगों से शिकायत लेकर उन्हें रवाना कर दिया। भवरकुआ पुलिस ने कुछ दिनों पहले टावर लगाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले सिमरन कौर संधू को गिरफ्तार किया था। सिमरन संधू पर पंजाब में धोखाधड़ी करने का आरोप है। 2 दिन पहले उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। वहीं सिमरन की पत्नी हरदीप इंदौर छोड़ने की तैयारी कर रही थी। सिमरन ने भवरकुआ क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों से कम कीमत में सोना देकर टावर लगवाने और एटीएम लगवाने के नाम पर लाखों की वसूली की थी। तो मेरी थोड़ी परेशानी ये निकल जाएगी तो मेरा मतलब काम अटका हुआ है। और पैसे लेने के बाद उसके बाद इसने मुंह ही नहीं दिखाया और थोड़े दिन बाद ही पता लगा कि ये थाने में अंदर हो गया। जब पेपरबाजी हुई हमको पता लगा कि ये अंदर है। हम यहाँ भी आए थे थाने में भी, सब जने इकट्ठे हो गए और बात नहीं करने दी तो बोले नहीं वो अंदर अभी उससे कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद में हमको पता लगा कि पंजाब पुलिस इसको ले जा रही है, लेकिन वो तो यहीं से छूट गया। कल देखा हम यहीं बाजार में घूम रहा था और आज पता लगा कि इन्होंने प्लेट वगैरह बेच के ये भाग रहा है। तो हम सब लोग इकट्ठे हुए। कौन लोग हैं ये सरदार ही है, संधू सरनेम है इनका। सिमरन अच्छा, गोल्ड के अलावा और किस किस नाम पे पैसा लिया है? ये बोलता था मैं लोगों को, कईयों को, किसी को मैं टावर लगवा दूंगा, किसी को कुछ उस नाम से भी पैसा ले लेता था। और क्या क्या लगवाने के नाम पे? बस यही, और गोल्ड ला दूंगा मैं आपको, टावर एटीएम वगैरह, एटीएम लगवा दूंगा नीचे ये बेटे। जब लोगों को पति पत्नी के भागने की खबर हुई तो एक पीड़ित गुरजीत सिंह उसके घर पहुंच गए, जहां आरोपी की पत्नी हरदीप से गुरजीत की बहस हो गई। हरदीप गुरजीत की रिपोर्ट लिखवाने भवरकुआ थाने पहुंची, जहां उसने गुरजीत पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पुलिस ने जहां धोखाधड़ी के आरोपी की पत्नी की रिपोर्ट तो दर्ज की, वहीं ठगाए लोगों से आवेदन लेकर उन्हें रवाना कर दिया। आपकी नॉलेज में होगा, पिछले दिनों हमने सिमरन संधू को बंद किया था। इसकी एटीएम और अंतर्राज्यीय स्तर पर उसने काम करने वाला टावर और एटीएम लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की थी। तब मेरे पास वो आदमी 10 दिन पुलिस रिमांड पर रहा। उस समय एक भी आदमी कुछ शिकायत नहीं करने आया। आज कुछ इनका निजी कुछ विवाद हुआ है, उस पर ये शिकायत करने आए। मैं देखता हूँ इसमें क्या हो सकता है। यदि अपराध करने जैसी स्थिति होगी तो हम फिर अपराध पंजीबद्ध कर लेंगे। किस तरह की शिकायत ये लोग कर रहे हैं? वही शिकायत जो एटीएम टावर लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करके पैसा वसूला है, उसकी शिकायत है। उसके साथ कुछ मारपीट वगैरह, उसकी पत्नी के साथ कुछ इस तरह की बातें सामने आई है? नहीं सर। मामले को लेकर थाने पर देर रात तक गहमा गहमी चलती रही। इस दौरान बड़ी संख्या में ठगाए लोग थाने पर इकट्ठा हो गए थे। चुनावी मौसम में पुलिस फरार वारंटियों की धरपकड़ में लगी हुई है। बुधवार को खजराना पुलिस ने सालों से फरार 2 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाशों के नाम रमेश नाथ और अल्ताफ अली है। रमेश जहां 10 सालों से फरार था, वहीं अल्ताफ भी पिछले 2 सालों से पुलिस गिरफ्त से बाहर था। मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। खजराना थाना प्रभारी सीबी सिंह ने बताया कि आरोपी रमेश नाम बदलकर रह रहा था। फरारी वारंटियों की तलाश की जा रही है। इसमें हमारे थाने में कई वारंटी पिछले 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल से फरार हैं। उसमें से आज एक उपलब्धि हमें मिली है। एक रमेश पिता अमरनाथ नाथ समाज का है। ये 2003 से फरार घोषित किया हुआ था और ये इसको काफ़ी समय से तलाश कर रहे थे। तो ये दूसरे नाम से, अशोक नाथ के नाम से रह रहा था। तो अभी इसकी फिर काफ़ी तलाश करने के बाद में जानकारी मिली तो आज इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ एक अल्ताफ हुसैन पिता रहीम हुसैन था। इसका 148, 49, 427, 435 और शासकीय कार्य में बाधा आदि के मामले हैं। ये भी पिछले करीब 6-7 साल से फरार था। तो इसको भी आज गिरफ्तार करने में सफलता मिली खजराना पुलिस को। किसी तरह का इनाम भी हुआ? हाँ, इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय इंदौर द्वारा जो टीम है सभी को 500 रुपये का कैश रिवार्ड इसमें दिया गया है। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने पर एसपी ने खजराना थाने की टीम को नगद इनाम देने की घोषणा भी की है।
भाजपा के विधि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा ने विधि प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। साथ ही यह भी बताया कि केंद्र सरकार की लापरवाही के चलते कई मुद्दों पर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया गया है, जिसके बाद स्थिति संभली है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए विधि प्रकोष्ठ की सक्रियता के संबंध में जानकारी दी। विधि प्रकोष्ठ के पंकज वाधवानी और ज्योति तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने आर्थिक भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा एवं रोजगार जैसे मुद्दों पर समझौते किए, जिसके बाद न्यायालय को उक्त मामलों में हस्तक्षेप कर स्थिति संभालना पड़ी। इस दौरान करोड़ों अरबों रुपयों के घोटाले को अंजाम दिया गया। इस दौरान विधि प्रकोष्ठ के सदस्यों ने बताया कि भाजपा का विधि प्रकोष्ठ केंद्र सरकार की इस असफलता को चुनाव के दौरान आमजन के समक्ष रख रहा है। कर्तव्य से पलायन की नीति के कारण कई बार न्यायालय को अपना अधिकार का उपयोग करना पड़ा और देश के कई विषयों के अंदर न्यायालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीति का विश्वास जैसे उठने लगा था देश के ऊपर, और उन परिस्थितियों के अंदर कई बार स्वयं उनने अपने विवेक से, कई बार देश के जागरूक नागरिकों ने अपना कर्तव्य पूरा किया और न्यायालय के दरवाजे खटखटाए। एक पुरानी आदत है राजनीति का दुरुपयोग करना। हमने देखा जब आपातकाल लगा तो पूरे देश में लोकतंत्र का गला घोट दिया। 28 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए। इस घटना से मैं मध्य प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस घटना से मध्य प्रदेश सरकार इतनी प्रभावित हुई कि उसने योजना ही नहीं बनाई अपितु उन पे कार्य करना भी शुरू कर दिया। इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर में ऐसी जगह न्यायालय प्रथम न्यायालय बनाए जहाँ पे महिलाओं के केस चलेंगे। मॉडल के रूप में यदि हम मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ की सरकारों को देखते हैं तो 50 साल के कांग्रेस के सरकार का मूल्यांकन के ऊपर भी हमारे 10 साल की भाजपा सरकार का मूल्यांकन भारी पड़ता है। हर क्षेत्र में यूपीए सरकार विफल। प्रदेश सरकार पर सड़क निर्माण में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए सज्जन सिंह वर्मा द्वारा लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए 2 माह में सड़क निर्माण के आदेश प्रदेश सरकार को दिए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सड़क निर्माण नहीं करने पर सन 2012 में देवास सांसद द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रदेश सरकार पर सड़क निर्माण में पक्षपात करने का आरोप लगाया गया था, जिसकी सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए 2 माह में सड़क निर्माण के आदेश प्रदेश सरकार को दिए हैं। याचिकाकर्ता के अभिभाषक के अनुसार सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्रीय सड़क निधि योजना से लगभग 59 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत किए थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने सड़कों का निर्माण नहीं किया, जिसके चलते राशि लैप्स हो गई, जिस पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2 माह में सड़क निर्माण के आदेश दिए। भाषा का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश शासन को फ्रेश अप्रूवल के लिए कहा गया था, जिस पर से 6/2/2014 को मध्य प्रदेश शासन ने फ्रेश अप्रूवल उन 5 सड़कों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है, जिस पर माननीय न्यायालय ने आज पिटीशन निर्णित करते हुए ये निर्देशित किया है कि 2 माह के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट इन जो फ्रेश अप्रूवल आपको गया है उस पर विचार करके उसको निर्णित करें, और जैसे ही सेंट्रल रोड फंड से अप्रूवल मिलता है एज अर्ली एज पॉसिबल इन 5 सड़कों का निर्माण किया जाए। युवक हत्या के आरोपी को जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सन 2011 में आरोपी ने एक युवक की हत्या रॉड मारकर कर दी थी। गुरुवार को न्यायाधीश N.K. जैन की अदालत में हत्या के आरोपी मनोज पिता दामोदर निवासी व्यासनगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शासकीय अभिभाषक के अनुसार आरोपी ने 2 दिसंबर 2011 को स्कीम नंबर 71 में रॉड से संतोष पिता देवीलाल पर हमला किया था, जिसकी MY में 5 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। 302 में आजीवन कारावास की सजा हुई है। माननीय श्री M.K. जैन न्यायमूर्ति द्वारा उन्हें दोषी पाते हुए
अभिजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। हम भी जानना चाहेंगे कि मामला कब का था और कहाँ का था और क्या था मामला? 2/12/2011 को स्कीम नंबर 71 व्यास नगर की घटना है। वहाँ पर यह आरोपी द्वारा संतोष पिता देवीलाल को लोहे की राड से चोट पहुँचाई थी, जिसकी घटना के 5 दिन बाद एमवाई चिकित्सालय में मृत्यु हो गई दिनांक 7/5/2011 को। इसमें कितने गवाह? मामले में 17 गवाहों की गवाही होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। मतदान के अधिकार का महत्व बताते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में आम जन से मतदान करने का आग्रह शहर के विद्यार्थियों और आम जन ने मानव श्रृंखला बनाकर गुरुवार सुबह किया। इस दौरान प्रशासन के स्वीप प्लान से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने वोट करने को लेकर आमजन को जानकारी दी। वर्तमान समय में आमजन के मतदान के प्रति उदासीनता को देखते हुए आम नागरिकों को मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लगभग शहर के 25 कॉलेजों के छात्र छात्राओं सहित आमजन ने गुरुवार को राजबाड़ा पर मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान विद्यार्थियों ने युवा मतदाताओं को मतदान का महत्व समझाते हुए बताया कि हमें संविधान द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया, जिसका अवसर हमें चुनाव के दौरान मताधिकार से मिला है। देश विकास और सुशासन के लिए मतदान के द्वारा ही उचित जनप्रतिनिधि को चुना जा सकता है। देश के विकास और सुशासन के लिए मतदान के द्वारा ही उचित जनप्रतिनिधि को चुना जा सकता है। जागरूकता मतलब कि हमें वोट क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, हमने ये सब बताया और सारे कॉलेजों ने मिलकर एक मानव श्रृंखला बनाई, जिससे लोगों को यह संदेश मिला कि वोट देना क्यों जरूरी है। वोट देना। इस दौरान छात्रों ने बैनर और पोस्टर से भी मतदान के महत्व को समझाया। साथ ही प्रशासन द्वारा भी मतदाताओं को 24 अप्रैल को होने वाले मतदान में आम जन की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वीप प्लान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत भी गुरुवार को मानव श्रृंखला के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए हम लोग कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जिससे हम लोग मतदाताओं को जागरूक कर सकें। उसी कड़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था, जिसमें महाविद्यालय और हायर एजुकेशन की तरफ से एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। मानव श्रृंखला के दौरान आम जन में फैली भ्रांति को भी दूर करने का प्रयास किया गया, क्योंकि अधिकांश लोगों का मानना है कि मेरे एक मत से क्या होना है, जिसको नकारते हुए विद्यार्थियों ने एक वोट की महत्ता के बारे में भी बताया। इधर चुनाव आयोग भी प्रचार प्रसार के माध्यम से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप प्लान चला रहा है। जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के लिए गुरुवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त प्रेक्षकों और कलेक्टर द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के निर्देशों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही प्रतिनिधियों की जिज्ञासा भी अधिकारियों द्वारा शांत की गई। आगामी 24 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, आप, सपा और बसपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर व प्रेक्षकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की जानकारी प्रतिनिधियों को दी गई। साथ ही खर्च का ब्यौरा किस प्रकार दिया जाना है, यह भी बताया गया। इस दौरान प्रत्याशी प्रतिनिधियों ने खर्च को लेकर अधिकारियों से सवाल करते हुए कहा कि आयोग द्वारा चुनाव के दौरान लगने वाली सामग्री के रेट बहुत ज्यादा लगाए गए हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं है। आयोग द्वारा वाहन, खान पान, टेंट हाउस सहित अन्य वस्तुओं के दाम बहुत ज्यादा लगाए गए, जबकि बाजार में इनसे कम दामों पर वस्तुएं उपलब्ध है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र जो हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र के, उसमें हमने तीन फ्लाइंग स्क्वाड्स और 3 SSTs फंक्शनल की हुई है और ये लगातार। साथ ही प्रतिनिधियों ने यह भी प्रश्न उठाया कि शासकीय स्थान पर जनसंपर्क किया जा सकता है या नहीं, जिसको लेकर अधिकारियों ने शासकीय कर्मचारियों से उनके कर्मस्थलों के बजाय घर पर संपर्क करने की सलाह दी। वहीं चुनाव में होने वाले खर्च का ब्यौरा नियमानुसार जिला निर्वाचन कार्यालय में दिए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि चुनाव खर्च के लिए प्रत्याशियों को अपने खाते में पैसा जमा कर निकालना होगा, जिसके लिए पृथक खाता होना चाहिए।